नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। उससे पहले बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। चलती कार पर पलटा ट्रक हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई और कार चालक कारोबारी की जलकर इस हादसे में मौत हो गई। पत्नी, बहन और 3 बच्चों को फिलहाल बचाया गया है। लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। बिजनौर और कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड का ये मामला सामने आ रहा है। बिजनौर से अहम खबर। तो बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। हादसे के बाद कार में भीषण आग लगी। कार चालक कारोबारी की जलकर इस हादसे में मौत। तो पत्नी, बहन और 3 बच्चे भी इसमें सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला गया। कार चालक कारोबारी के इस हादसे में मौत हो गई है। पत्नी, बहन और 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड का यह मामला सामने आ रहा है। दर्दनाक हादसे की तस्वीर बिजनौर से हम खबर आपको बता रहे हैं। चलती कार में ट्रक पलटा और कार में आग लग गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कार चालक व्यवसायी था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं दर्दनाक हादसे की यह तस्वीर, जहां पर ट्रक कार में पलटा और अचानक से कार में आग लग गई और कारोबारी कार चालक के इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि पूरा परिवार भी इसमें कार में सवार था। रेस्क्यू कर किसी तरह कड़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। पत्नी, बहन और 3 बच्चे भी इस कार में सवार थे। तो फिलहाल सकुशल इनको बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन दुखद हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। कारोबारी कार चालक की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। तो कार में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रक पलटा और कार में आग लगी। अचानक से चलती कार पर यह ट्रक पलटा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने एक सूझबूझ के साथ जो इस कार में फंसे हुए थे, इस कारोबारी का परिवार, पत्नी, बहन और 3 बच्चे भी शामिल थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। लेकिन कारोबारी कार चालक के इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव दूसरा चरण पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव संयोजक और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे साथ में हैं। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, पहली बार दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी है, बनवासी है, गिरवासी है, ऐसे पिछड़े हैं, मूसर है, बंटाइयाँ है, थारू है, जिसको गरीब कल्याण योजनाओं को डायरेक्ट लाभ मिला है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। पहले इनकी योजनाओं को लोग लूट लेते थे सपा बसपा शासन। सभी गरीबों के पास संपूर्ण योजना पहुंची। यानी आज सभी का अपना करोड़ों लोगों का पक्का मकान है। आज अपना करोड़ों लोगों का शौचालय, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन है और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है। अब तो सभी का हो जाएगा। सभी 70+ के सभी लोगों का आयुष्मान का कार्ड होगा। आज मैं कह सकता हूँ मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम एक तरफा जीतेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा। बीजेपी में अद्भुत कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके आधार पर हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी अभी तक पूरे अपने उम्मीदवारों पे भी संशय बनाए रखी, कहीं उम्मीदवार उतारती है, फिर बदलती है, फिर आज भी वही स्टेप चल रहा है लगातार। क्या है, ये सब अधिकांश वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं। इसलिए अब कार्यकर्ताओं का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है, इनके कार्यकर्ताओं का। और वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, लोगों को
आशा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। इसलिए न कांग्रेस न सपा बसपा सभी को लोगों ने नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास है और गरीबों का भी विश्वास है, आदरणीय योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। इसलिए है एक तरफा हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 17 सीटें पाने वाली कांग्रेस अभी तक रायबरेली और अमेठी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। 2 दिन बचे हुए हैं। देखिए वह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन रायबरेली अमेठी हम जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 नारे के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से ये खास मुलाकात थी के न्यूज़ की बातचीत, और इस बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अब जीत पक्की है। बढ़ते आगे रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 1 मई को अयोध्या दौरा है। हवाई मार्ग से राष्ट्रपति पहुंचेंगे अयोध्या। सरयू पूजन जलाभिषेक में शामिल होंगे, सरयू आरती में शामिल होंगे और राष्ट्रपति रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। 5 मई को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। रामनगरी में पीएम का भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं पीएम, और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 मई को सीतापुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री रैली करेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां तेज। लखनऊ में आज बंगाल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बहरामपुर में संबोधित किया। वीरभूमि आसनसोल में जनसभा करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को दे रहे धाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज जिस प्रकार से लखनऊ की सड़कों पर लोगों का उत्साह देखने को मिला, वो निश्चित रूप से 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से उसका प्रमाण। राजनाथ सिंह ने मौलाना कल्बे ज़ब्बाद से मुलाकात की। कल्बे ज़ब्बाद ने राजनाथ सिंह को दरगाह का धागा बांधा और इस दौरान शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी, बीजेपी नेता आमिर शमसी भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी। अमेठी और रायबरेली सीट पर तय कर सकते हैं प्रत्याशी। अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में। 3 मई को प्रदेश प्रभारी करेंगे अमेठी का दौरा। नामांकन के बाद राजनाथ सिंह से मौलाना यासूब अब्बास ने मुलाकात की। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात है। राजनाथ सिंह से हमारे पुराने संबंध हैं। लखनऊ में 2 मई को अमित शाह का सीतापुर दौरा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में ये रैली। अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां तेज। केशव प्रसाद मौर्य का झांसी और बरेली दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम। झांसी में नामांकन सभा में शामिल होंगे। बदायूं रोड में बरेली में सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ में आज 2 जिलों के दौरे पर ब्रजेश पाठक गोंडा और बलरामपुर में डिप्टी सीएम की जनसभा। गोंडा और बलरामपुर में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व यूपी में समन्वय समिति की होगी बैठक। कांग्रेस और सपा के बीच होगी समन्वय बैठक। और 3 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र में बैठक। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही में बैठक। मछली शहर और जौनपुर की बैठक। 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का बनेगा चुनावी रण। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशील पासी और मनोज यादव भी इस बीच मौजूद रहे। सांसद पीएल पुनिया हमलावर हुए। बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी बताया। पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही। 400 पार का नारा देश से संविधान मिटाने का नारा है। सरकार ने अभी तक जाति जनगणना नहीं कराई। हमारी सरकार आते ही भागीदारी सबकी तय होगी। 400 रुपए की जाएगी मजदूरी। बसपा ने प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। 3 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और अमेठी से नन्हे सिंह चौहान का नाम, प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश और कुशवाहा को टिकट दिया गया। अमेठी में मायावती का बड़ा दांव। महज 24 घंटे में ही बदला उम्मीदवार। रवि प्रकाश की जगह नन्हे सिंह को टिकट दिया गया। कल स्मृति ईरानी ने भरा था अमेठी से पर्चा। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां तेज है। इलेक्शन वॉच एडीआर ने जारी किया लेखा जोखा। 100 में से 46 प्रत्याशी हैं करोड़पति। बरेली सपा प्रत्याशी के पास 182 करोड़ की संपत्ति। 33% प्रत्याशी सिर्फ 12वीं तक पढ़े। तीसरे चरण के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव। आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा में चुनाव। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस में चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार।
खेरागढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग समय पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सरगर्मी से जुटा और मतदान केंद्रों का तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए आगरा मंडलायुक्त और डीएम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट्स के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत नामांकन 29 अप्रैल के 6 मई तक किया जा सकेगा। प्रत्याशी आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन कर सकेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। मई में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में परिवहन विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों और आसपास के लोगों से बाइक रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। आगरा में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज में 7 मई को मतदान होगा और इससे पहले 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा दी जा रही है और वोट डलवाने के लिए पोलिंग पार्टियां घर घर पहुंचना शुरू हो गई। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करते हुए बीजेपी पर कसा तंज कहा। 400 पार का नारा, देश से संविधान मिटाने का नारा। सरकार ने अभी तक जाति जनगणना नहीं कराई, आरक्षण विरोधी है सरकार। उन्नाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने और भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री बाबू और उन्नाव पहुंचे और पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पाठकपुर विकासखंड सोहा में बूथ का निरीक्षण किया। उन्नाव में लोकसभा चुनाव के रण में 8 प्रत्याशी आज जीत कदम भरेंगे। नाम वापसी प्रक्रिया में किसी भी प्रत्याशी के नाम वापस लेने पर अभी से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है और सभी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह में आवंटित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की मेंबर और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी को नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किन्नरों के जरिए नगर निगम स्वच्छता का संदेश देगा। रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन में 3 दिन बाकी रह गए हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी कर सकती है अपना प्रत्याशी। 20 मई को रायबरेली में होना है मतदान। बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी। गुलदार के हमले से अब तक दर्जनों लोग घायल और खौफ के चलते लोग खेतों में जाने से डरते हुए नजर आए। बिजनौर में चावल से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर गिर पलटा और स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल की टीमों को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद जो लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया। एटा में कैदी की मौत से बचाव हड़कंप। कारागार में हुई मौत से हड़कंप परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप और कई गंभीर मामलों में सजा याफ्ता था साजिद। जेल में फंदे से लटका मिला साजिद का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। गाजीपुर में इलाज में लापरवाही बरती गई। परिजनों का आरोप कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत। बुलंदशहर में आईएएस बने पवन कुमार पहुंचे अपने गांव। ग्रामीणों में पवन का जोरदार स्वागत। पवन कुमार ने यूपीएससी में प्राप्त 239वें रैंक हासिल की और गांव रघुनाथपुर के रहने वाले हैं आईएएस पवन कुमार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला ने घर में लगाई फांसी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने पुलिस की गश्त के दौरान खोली पोल। चोरों ने सेंध लगाकर घटना को अंजाम दिया। नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण और पुलिस हालांकि इस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में अवैध खनन के डंपर से दंपति की मौत। पुलिस की वसूली से भाग रहा था डंपर। सीमा विवाद में उलझी महाराजपुर और नरवल की पुलिस। कई घंटे शव पर पड़े होने से ग्रामीणों का हंगामा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मिट्टी लदा डंपर मौके से पकड़ा। महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। अमरोहा में एक बार फिर ओवरलोड ट्रैक्टर का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। 8 दिन पहले गढ़ मुक्तेश्वर से मृतक की शादी हुई थी। ससुराल से पत्नी को लेकर अपने घर जा रहा था मृतक। हासिलपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोटा चौकी का मामला। बिजनौर जिले में गुलदार का आतंक लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा और खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग। लखनऊ में बीबीएयू प्रशासन और 4 छात्रों पर निलंबन की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को छात्राओं ने विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पुस्तकालय में प्रॉक्टर कार्यालय तक शांति मार्च निकालते हुए छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और निलंबन वापस लिए जाने की मांग की। गाजीपुर में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत। पीड़ित परिजनों का आरोप कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। कौशाम्बी में डंपर ने 2 बाइकों में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। से रातों का मामला। अमरोहा में सिगरेट पीने के बाद पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा गया। दुकानदार को लात घूंसी से बुरी तरह पीटा गया। सीसीटीवी में यह घटना कैद।
कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के पास फैक्ट्री नमकीन की फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इतने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में पेड़ कटवाने को लेकर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की तस्वीर सामने आई। कन्या स्कूल प्रिंसिपल समेत 2 पर FIR दर्ज की गई और बिना अनुमति के पेड़ कटवाने के वजह से यह कार्रवाई की गई। वन रक्षक अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रयागराज पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, जो प्रदेश के कई जिलों में नौकरी के नाम पर जालसाजी कर चुका है। फर्जी दारोगा की शिकायत काफी समय से पुलिस को मिल रही थी और पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब थी। प्रयागराज की नई बस्ती कीटगंज के रहने वाले करीब 69 वर्षीय विनय कुमार जायसवाल ने देहरादून का शपथ पत्र भरा और विनय जायसवाल ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बादल सिंह से संपर्क किया और उन्होंने मरणोपरांत देहदान किए जाने की इच्छा जताई और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। विधायक अब्बास अंसारी के मऊ MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। कासगंज जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का आरोप। DG रैंक के 2 IPS अफसर आज रिटायर होंगे। CBC IDA और DG आनंद कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। आनंद कुमार 1988 बैच के IPS हैं। साइबर क्राइम के DG सुभाष चंद्र का रिटायरमेंट और साथ ही 1990 बैच के IPS आज दोनों अधिकारियों का विदाई समारोह। कानपुर में अवैध खनन के डंपर ने दंपति को रौंद दिया। मौके पर दंपति की मौत। सीमा विवाद में उलझी महाराजपुर नगर पुलिस। विवाद के चलते पुलिस ने उठाए शव। सड़क पर शव पड़े होने से ग्रामीणों का हंगामा। लखनऊ में पेड़ कटवाने पर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की तस्वीर सामने आई। FIR दर्ज की गई। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग लगने की एक और तस्वीर सामने आ रही है। अहम खबर लखनऊ से गर्मी में आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। गोमती नगर में मिठाई वाले चौराहे के पास आग लगी तो कार के वर्कशॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप। राजधानी ऑटोमोबाइल गैराज में आग लगी है। कार के वर्कशॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप। अचानक आग लगी। लगातार आग की घटनाओं में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों से जिस तरीके से ये घटनाओं की तस्वीरें सामने आई। गैराज में ये आग लगी है, जहां पर जो सामान गैराज में रखा हुआ था वो फिलहाल सारा सामान जलकर राख हो चुका है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो गोमती नगर में मिठाई की दुकान में भी आग लगी। तो लखनऊ से कई घटनाएं आगजनी की सामने आ चुकी हैं। राजधानी ऑटोमोबाइल गैराज में आग लगी, जहां पर कई जो पार्ट्स हैं वो फिलहाल जलकर राख हो गए। तो फिलहाल आपको बता दें, आग लगने का कारण साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर। एक तरफ गर्मी का प्रकोप और दूसरी तरफ आगजनी की घटनाओं में इजाफा लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। कार के वर्कशॉप में यह अचानक आग लगने से हड़कंप। राजधानी ऑटोमोबाइल गैराज में भी भीषण आग लगी। राजधानी लखनऊ से कई आगजनी की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। गोमती नगर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। कार के वर्कशॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
तो फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल रही होगी और आग की जद में जो भी सामान आया वो फिलहाल पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। भारत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। भारत, क्या वजह साफ हो सकी आग लगने की? देखिए, अभी वजह जो है वो स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये लगातार जो आग लगने की सिलसिला है वो जारी है। अभी लखनऊ में कुछ देर पहले ही एक वैन में आग लगी थी जिसमें कैदी सवार थे, पुलिस वैन में। उसके तुरंत बाद एक और घटना हुई है जहां पर ये आग लगी है। ये गैराज था जहां पर गाड़ी मोटर्स का काम होता था, वहां पर ही ये आग शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पे पूरी तरीके से गैराज में आग लग गई। जानकारी दी गई, तुरंत वहां पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जहां पर ये आग लगी है उसके जस्ट बगल में मेट्रो हॉस्पिटल था जहां पर पेशेंट एडमिट थे, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा गया। जी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जो गैराज में रखा हुआ सामान था, कहा जा रहा है भारत, वो पूरा आग में जलकर राख हो चुका है। लगभग कितने का नुकसान? देखिए, अभी जो आकलन है वो किया जा रहा है, जो भी सामान था, जो भी पार्ट्स थे, जो भी स्पेयर्स थे, वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार थी वहां पर, कार में आग लगी वहां पे बनने आई थी और ये अब आकलन किया जा रहा है कि क्या कितना नुकसान हुआ। फिलहाल ये अगर प्रथम दृष्टि देखा जा रहा है तो लाखों का नुकसान है, क्योंकि सारी कम चीजें होती हैं, गाड़ी की मैकेनिक जो गैराज में होती है उस पर प्रॉपर्टी से आग लगी है और उस पर आग लगने के बाद नुकसान का आकलन जो किया जा रहा है वो लाखों का किया जा रहा है। करीबन कार की कॉस्टली है और उसके बाद जो स्पेयर्स थे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब कड़ी मशक्कत के बाद आग में काबू पा लिया गया है, लेकिन कई घटनाएं आगजनी की सामने आ चुकी हैं। राजभवन के बाहर पुलिस वैन में जो कैदियों को ले जा रही थी भीषण आग के जद में आई शॉर्ट सर्किट वजह निकलकर सामने आई और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भी भीषण आग लगी, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही लगातार गोमती नगर के पास ये आग लगी हुई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद जो दमकल विभाग कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भी भीषण आग लगी। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन नुकसान जो हुआ है फिलहाल उसका प्रशासनिक स्तर पर आकलन किया जा रहा है कि कितने का नुकसान इस आगजनी में हुआ। तो कई घटनाएं, लगातार बढ़ती गर्मी की तपिश और दूसरी तरफ आगजनी की घटनाओं में हो रहा इजाफा।